ओके, तो हम बात करने वाले हैं अभी SRE 2400 के बारे में। तो SRE 2400 का नाम क्या है? तो उसका नाम है इंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। क्या ऑडिट कर रहे हैं क्या? यहाँ ऑडिट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। तो बेसिकली SRE का मतलब क्या होता है? तो SRE का मतलब होता है कि अपने क्या कर रहे हैं, ये वाले जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ये किसके ऊपर है? तो ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे रिव्यू को लेके। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, इधर दो स्टैंडर्ड्स के लिए बात की गई है, एक 2400 और एक बात की गई है 2410। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट। सबसे पहले तो मतलब अगर जो मेन है स्टैंडर्ड में वो क्या बोला गया है, तो एक तो ये बोला गया है कि यहाँ पे जो हम है ना वो क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिमिटेड अश्योरेंस लेते हैं। लिमिटेड अश्योरेंस क्यों? पहले तो देखो, अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम रिव्यू क्यों करते हैं? तो ये रिव्यू करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल शायद मर्जर के लिए हमें चाहिए हो, चाहे टेक ओवर हो रहा हो, इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, जैसे किसी को बैंक लोन लेना हो, तो ये देखो कुछ रीज़न हो सकता है जिसके कारण हम क्या करने जाएंगे, रिव्यू करने जाएंगे। ठीक है, 2400 जो लगता है वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लगता है, और 2410 जो है वो इंटीम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर लगता है। ठीक है, यहाँ पे जो इंसान जो ये रिव्यू करेगा उसको, क्योंकि ऑडिट तो हो नहीं रही है तो ऑडिटर वर्ड तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या करे, वो एक लिमिटेड अश्योरेंस ले। अब लिमिटेड अश्योरेंस क्यों बोला गया है? तो लिमिटेड अश्योरेंस इधर इसलिए बोला गया है क्योंकि हम यहाँ पे ना सब कुछ चेक करने नहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ चीज़ों को चेक करते हैं कि भाई हम ये देखते हैं कि हमने जो देखा वो हमारे हिसाब से, हमने जो डॉक्यूमेंट चेक किया वो हमारे हिसाब से कहीं से भी गलत नहीं था, या हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जिससे हमें ऐसा लगे कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो एज़ पर एप्लीकेबल FRF नहीं बने। ठीक है, क्या हम इसमें पूरा ऑडिट करने जाएंगे क्या? नहीं, इसमें पूरा ऑडिट तो नहीं करने जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रैक्टिशनर का ऑब्जेक्टिव है कि भाई लिमिटेड अश्योरेंस लेने कैसे जाएगा? बाय परफॉर्मिंग इंक्वायरी या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकता है, एंड उसके बाद उसके ऊपर एक्सप्रेस करेगा। क्या एक्सप्रेस करेगा? क्या ओपिनियन देगा क्या? नहीं, ओपिनियन तो हम कब देते हैं, जब हम ऑडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देने जाएंगे, यहाँ पे हम देने जाएंगे कंक्लूजन। तो नेक्स्ट लिमिटेड अश्योरेंस, वहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस है, यहाँ पे क्या है, ओपिनियन नहीं है, यहाँ पे कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेगा कि भाई प्रैक्टिशनर के ध्यान में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिससे उसको लगे कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज़ पर एप्लीकेबल FRF नहीं बनी। फिर उसके बाद उसका रिपोर्टिंग करेगा और फिर उसको कम्युनिकेट करेगा एज़ पर SRE। ठीक है, एज वेल एज़ वो प्रैक्टिशनर और क्या करने वाला है, ठीक है, रिपोर्ट और कम्युनिकेट किया। अगर वो लिमिटेड अश्योरेंस नहीं ले पाता है तो वो क्या करेगा, सेम यहाँ पे अभी क्वालिफाइड कंक्लूजन दे देगा, या फिर डिस्क्लेमर दे देगा, या फिर वो विड्रॉ कर लेगा फ्रॉम द एंगेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली सारी बातें बोली गई है। अब वो देखो, आप रिव्यू करने जाओगे तो आप रिव्यू कैसे करोगे? तो इन सिंपल, जैसे हम ऑडिट करने जाते थे, जैसे हम उस टाइम पे सब चीज़ें करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सब कुछ चीज़ों को वैसे ही करने जाएंगे। तो ऐसे SRE के अंदर कुछ भी नई चीज़ नहीं बोली गई है। जो भी हमने ऐसे पढ़े हैं फ्रॉम ऐसे नंबर 200 से लेके अपने पूरे 720 तक, वही सारे ऐसेज लग रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट सबसे पहले बोलता है कि भाई एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, तो जो भी आपके हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना वो IB कॉप्स वाले, तो इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी होता वो फुलफिल करो। दूसरा बोला गया है कि भाई आपको क्या करना है, आपको इंडिपेंडेंस भी फुलफिल करना है। ये हमारे लिए कहाँ बोला गया था, ऐसे 200। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को रेफरेंस जो देना है वो हमें SRE का देना है। ठीक है, अगर बात रिव्यू की हो रही होगी तो, अगर बात ऑडिट की होगी तो ही हम ऐसे का रेफरेंस देंगे, अदरवाइज हम SRE का रेफरेंस देंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि जब आप बिफोर एक्सेप्टेंस आप क्या क्या चीज़ों को कंसिडर करोगे, क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करोगे कि आपको कोई क्लाइंट को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप किस केस में हम एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि भाई पर्पस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि इस सिचुएशन में हमारा जो है वो रिव्यू एंगेजमेंट ठीक नहीं होगा, फिर अगर उसको लग रहा है कि भाई वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पाएगा, इंडिपेंडेंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा, अगर उसको लग रहा है कि भाई प्रिमिलरी अंडरस्टैंडिंग जब उसने ली एंगेजमेंट की तो उसको ऐसा लगता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए टू
परफॉर्म दी रिव्यू वो उसको अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल है या फिर जो रिलायबल नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो उस केस में इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है। इसके अलावा उसको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है, ठीक है, उसको लग रहा है मैनेजमेंट या फिर TCWG उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, लिमिटेशन डाल रहे हैं ऑन द स्कोप, जिसके कारण उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। तो पहले से ही आप क्या करो, पहले से ही आप एक्सेप्ट ना करो। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था ऐसे 220 में, तो यहाँ पे सेम टू सेम बात बोली गई है। देन उसके बाद बोला गया प्री कंडीशंस, आप क्या क्या प्री कंडीशंस को कंसिडर करोगे जब आप क्या कर रहे होगे, रिव्यू एंगेजमेंट का एक्सेप्ट कर रहे होगे। तो हमने पढ़ा था ऐसे 210 में, तो यहाँ पे भी वही है कि जब आप एक्सेप्ट करोगे उस टाइम पे आपको क्या क्या देखने जाना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के जो अप्लाई किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किया गया है या नहीं, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर स्पेशल पर्पज़ के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं तो आप उसका अंडरस्टैंडिंग लोगे कि भाई क्या पर्पज़ था और वो जो बना है वो उस पर्पज़ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, और उसके इंटेंडेड यूज़र कौन है। इसके अलावा आप एग्रीमेंट करोगे मैनेजमेंट के साथ, उसमें लिखोगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और इंटरनल कंट्रोल जो है मैनेजमेंट लगाएगा, डिटरमाइन करेगा और अप्लाई करेगा, ठीक है। और एज वेल एज वो क्या करेगा, प्रैक्टिशनर यहाँ पे जो है उसको एक्सेस देगा। एक्सेस किस चीज़ का देगा, सारी इन्फॉर्मेशन का, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा टू पर्सन विद इन दी एंटिटी, जिसको भी उसको लगेगा कि भैया कोई हमें एविडेंस लेने की ज़रूरत है टू रिव्यू, तो हम वो उसके पास हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रैक्टिशनर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसको लग रहा है कि मैनेजमेंट फुलफिल नहीं कर रही है जितनी भी कंडीशंस है वो, तो वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद ही वो क्या करने वाला है, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करेगा दिस प्रपोज्ड एंगेजमेंट, ठीक है। अगर आफ्टर द एंगेजमेंट आपको कुछ पता चलता है कि भाई ये प्री कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि मैटर को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्या अप्रोप्रिएट है, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और उसको फिर कैसे कम्युनिकेट करना है इन दी प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, तो आप वो देखने जाओगे। डन। इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बोला गया है, एग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सेम हमने ऐसे 210 में पढ़ा है कि भाई आप जब देखो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे उस टाइम पे क्या क्या लिखा होना चाहिए। तो इंटेंडेड यूज़ लिखा होना चाहिए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो लिखा होना चाहिए, क्या आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो लिखा होना चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप लिखा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल बोलना है कि भाई एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होना चाहिए, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, फॉर्म एंड कंटेंट क्या होगा रिपोर्ट का वो लिखा होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली और मेंशन करोगे कि भाई जो ये एंगेजमेंट है वो ऑडिट नहीं है, बल्कि ये क्या है, यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो कोई ओपिनियन वगैरह नहीं दे रहा है, बल्कि सिंपली एक रिव्यू है, ठीक है। ये हो गया सारा प्लानिंग के टाइम का बात, ठीक है। जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे रिव्यू को उसका, तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो वो हो गया एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है तो क्या प्री कंडीशन है जो हमें सेटिस्फाई करनी है। उसके बाद हम जब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे या वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखेंगे, तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कंप्लाई करनी है। इसके बाद हम क्या करने जाएंगे, परफॉर्म करने जाएंगे एंगेजमेंट। तो जब हम परफॉर्म करेंगे तो हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, हम मटेरियलिटी को ध्यान में रखेंगे। हमने पढ़ा ना ऐसे 3 के हिसाब से कि भाई मटेरियलिटी देखो, मटेरियलिटी को प्रोसीजर्स जब आप डिज़ाइन करोगे उस टाइम पे लगाओ। आप मटेरियलिटी को रिवाइज भी कर सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन बाद में मिलती है। अगर बाद में मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है अगर ये मुझे पहले मिली होती तो मेरा जो मटेरियलिटी का अमाउंट है वो सेम नहीं रहता, तो आप रिवाइज भी कर सकते हो। उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग लेने जाओगे। अंडरस्टैंडिंग हम ऑडिट के टाइम पे भी लेते हैं एज पर ऐसे 315, तो सेम यहाँ पे भी लेनी है, जिसमें आप क्या लोगे, अंडरस्टैंडिंग लोगे एंटिटी का, एनवायरनमेंट का, ठीक है। आप देखोगे कि भाई कोई ऐसा एरिया है क्या जहाँ पे मटेरियल मिसट्रीटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सब लोगे। फिर आप क्या करोगे, आप डिज़ाइन करने जाओगे और परफॉर्म करने जाओगे प्रोसीजर। हम करते हैं ऐसे 330 के हिसाब से, यहाँ पे भी वही बोला गया है। आपको क्या करना है, आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं ताकि आप क्या कर पाओ, कंक्लूजन फ्रेम कर पाओ कि भाई उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। यहाँ पे मेन दो ही यही बात बोली गई है। जब आप ये करोगे तो आप क्या करोगे, आप कंसिडर करोगे कि भाई आप सारे मटेरियल आइटम को एड्रेस कर पाओ। और जब आप ये देखोगे तो आप ये देखोगे कि भाई कोई भी क्या कोई मटेरियल मिसट्रीटमेंट तो होने के चांसेस नहीं है यहाँ पे, तो आप वो सारी चीज़ों को कंसिडर करोगे। आप देखोगे कि भाई कोई सिग्निफिकेंट या यूजुअल ट्रांजैक्शन है क्या जिसके लिए हमें स्पेशल अटेंशन देने का ज़रूरत पड़े। तो ये हमने सब ऑलरेडी देखा हुआ है जब हम
एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए बात करते हैं, ऐसे 520 इंक्वायरी वगैरह के लिए बात करते हैं, ऑडिट एविडेंस लेने के लिए, तो वो ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्पेशल कंसिडरेशन या स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या क्या है, तो ऐसे 550 है रिलेटेड पार्टी के हिसाब से, फिर फ्रॉड है ऐसे 220, उसके बाद नॉन कंप्लाइंस विद लॉ एंड रेगुलेशन ऐसे 250, ठीक है। सेम बातें बोली गई है कि भाई अगर आपको कुछ मिलता है तो आप कम्युनिकेट करने जाओगे विद द अप्रोप्रिएट लेवल, फिर उनसे मैनेजमेंट से आप रिक्वेस्ट करोगे कि भाई आप रीअसेसमेंट करो, ठीक है, उसका इफेक्ट देखोगे कि भाई क्या इफेक्ट आने वाला है, फिर उसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन ड्रॉ करोगे और रिपोर्ट दोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन उसके बाद गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न ऐसे 570, तो सेम चीज़ बोला है कि भाई सेम पीरियड कवर करोगे जो मैनेजमेंट ने कवर किया है, टू चेक कि भाई असेसमेंट करने के लिए जो भी एप्लीकेबल FRF के हिसाब से चाहिए होगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इवेंट है जिसके कारण हमें डाउट होता है कि भाई ये गोइंग कंसर्न नहीं कर पाएगा, तो फिर आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट से, उनके प्लान्स वगैरह देखोगे फ्यूचर को लेके, आप देखोगे वो प्लान फिजिबल है भी या नहीं, और फिर मैनेजमेंट का बिलीव देखोगे कि भाई क्या क्या आउटकम आने वाला है उनके हिसाब से, ठीक है। फिर आप ये देखोगे, आप इंक्वायरीज़ वगैरह कर सकते हो, इंक्वायरीज़ को एवेल्युएट कर सकते हो, आप देखोगे कि भाई जो प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हम गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनाएं या ना बनाएं, या कोई ऐसा मटेरियल में स्टेटमेंट तो नहीं है जिसके कारण हम लोग शायद कंटिन्यू ही ना कर पाएँ गोइंग कंसर्न। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने जानी है, ठीक है। जो पूरा ऐसे 570 है वही सब है, ठीक है। उसके बाद आप अदर्स के वर्क परफॉर्म बाय अदर्स अपने ऐसे 600 610 620 वो सब देख सकते हो, इनकेस आपको ज़रूरत पड़ी है रिव्यू करने में ऑफ एनी पर्सन जो एक्सपर्ट है ऑफ एनी अदर फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और एश्योरेंस, आप उसका हेल्प ले सकते हो। इसके बाद आप एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने जाओगे अगर प्रैक्टिशनर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जो जिससे उसको ऐसा लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है मटेरियली मिसस्टेटेड है, तो वो क्या करने जाएगा, वो डिज़ाइन करेगा और परफॉर्म करेगा एडिशनल प्रोसीजर, और ये कंक्लूड करेगा और डिटरमाइन करेगा कि भाई कोई मैटर ऐसा तो नहीं है जिसके कारण हमें ऐसा लगे कि भाई हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मटेरियली मिसस्टेटेड है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और बोला गया है सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसे 560, तो उधर क्या बोला गया है कि आपको कोई ऐसा इवेंट मिला, ठीक है, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर का जो भी आपका रिपोर्ट है वो, तो आपको देखने जाना है क्या उसका एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं, और है तो फिर आप मैनेजमेंट से बात करोगे कि भाई आप करेक्ट करो उस मिसट्रीटमेंट को, ठीक है। आपको कोई भी एडिशनल प्रोसीजर लगाने नहीं जाना है आफ्टर द डेट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, ठीक है। पर आपके इशू करने से पहले, ठीक है, आपने अभी तक रिपोर्ट इशू नहीं करी है, आपको कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है सब्सिक्वेंट इवेंट वाला, तो आप क्या करोगे, आप डिस्कस करोगे वो मैटर मैनेजमेंट के साथ, वेदर देखोगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं, और मैनेजमेंट उस चीज़ को कैसे देखती है। अगर मैनेजमेंट अमेंड कर देती है तो बहुत बढ़िया, अगर वो अमेंड नहीं करती है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो अमेंड होना चाहिए था, या फिर आपने क्या करा, आपने रिपोर्ट बना के तैयार कर दिया मैनेजमेंट को दे दिया, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि भाई आप ये रिपोर्ट को इशू ना करो जब तक वो अमेंडमेंट नहीं हो जाती है। पर अगर वो फिर भी उसको रिपोर्ट को इशू कर देते हैं तो फिर आप अप्रोप्रिएट एक्शन जो भी आपको ठीक लगे वो लोगे टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन द प्रैक्टिशनर रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद बोला गया ऐसे 580 के बारे में, 580 मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन लोगे, किसके ऊपर लोगे, तो भाई कौन रिलेटेड पार्टी है, क्या सिग्निफिकेंट फैक्ट्स है, ठीक है, क्या फ्रॉड कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड वगैरह कुछ मिल रहा है क्या, कोई नॉन कंप्लाइंस हो रहा है क्या, नॉन गोइंग कंसर्न फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर लोगे, मटेरियल कमिटमेंट्स या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंटिजेंसी है तो वो, कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो जो मटेरियल हो, ठीक है, ये सब चीज़ के ऊपर आप क्या करोगे, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने जाओगे, ठीक है। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते रिटन रिप्रेजेंटेशन तो पहले उनके साथ डिस्कस करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी बात समझ के आप रीएवैल्यूएट करोगे कि भाई इंटीग्रिटी कैसी है मैनेजमेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन आपको लेना होगा वो लोगे और डिटरमाइन करोगे क्या इसके कारण मेरे जो रिपोर्ट की कंक्लूजन पे है क्या उस पर कोई फ़र्क आने वाला है या नहीं, ठीक है। अगर प्रैक्टिशनर क्या करने वाला है, अगर प्रैक्टिशनर को डाउट होता है ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, या फिर मैनेजमेंट उसको सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशंस नहीं देते जो उसको चाहिए थे, तो वो क्या कर सकता है, वो या तो डिस्क्लेमर ऑफ कंक्लूजन दे सकता है, और या फिर वो विड्रॉ कर सकता है इंगेजमेंट से। तो वही सारी अपनी नॉर्मल बात है। इसके बाद दैट इज़ पार्ट नंबर सेकंड, दैट इज़ किस पे बात कर रहा था, तो परफॉर्मिंग ऑफ एन रिव्यू इंगेजमेंट, ठीक है।
इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आता है, कोई भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो दैट इज़ रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे भी हमें रिपोर्ट देने जानी थी, तो सेम ही अपना लगेगा जो सारी बातें हैं। तो जो हम ऐसे 700 वाला सीरीज़ में पढ़ के आए हैं वही सब यहाँ पे, कि भाई आप या तो क्या करोगे, कंक्लूजन दोगे, या वहाँ पे ओपिनियन देते थे, यहाँ कंक्लूजन देंगे। तो आपके कंक्लूजन कैसे कैसे हो सकता है। पहला हो सकता है आपका अनमॉडिफाइड कंक्लूजन। जब आप अनमॉडिफाइड कंक्लूजन कब दोगे, जब आपको क्या लगता है, आपने लिमिटेड एश्योरेंस ले लिए, आपको ये लगता है कि भाई आपकी नॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं आया जिससे आपको लगे कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से नहीं बने, तो आप क्या दे दोगे, आप दे दोगे अनमॉडिफाइड कंक्लूजन। जब आप दोगे तो आप कैसे लिखने जाओगे कि भाई हमारे रिव्यू के हिसाब से, हमारे नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन, ये हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया दैट कॉज अस टू बिलीव, जिससे हमें ऐसा लगे कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नॉट प्रिपेयर्ड इन दी मटेरियल एस्पेक्ट एज अकॉर्डेंस विद दी एप्लीकेबल एफआरएफ। तो आप ये चीज़ क्या करने जाओगे, लिखने जाओगे। ठीक है, ये हो गया अनमॉडिफाइड के बाद। इसके बाद हो सकता है मॉडिफाइड कंक्लूजन। तो मॉडिफाइड कंक्लूजन देने जाएंगे, कब देने जाएंगे, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको क्या मिला हो, मटेरियली मिसस्टेटेड मिला हो, या फिर आप सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं दे पाए हो कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या नहीं है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाइड कंक्लूजन दे सकते हो। तो जब आप मॉडिफाइड कंक्लूजन देने जाओगे तो वो 3 तरीके का हो सकता है, दैट इज़ क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। साथ के साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, हेडिंग भी दोगे तो वैसे ही दोगे। ठीक है, एग्जांपल्स ये हुए हैं जैसे कुछ कि भाई अगर हमें लिखने जाना है तो कैसे लिखने जाएंगे। तो जैसे हम वहाँ पे पैराग्राफ ड्राफ्ट करते थे वैसे ही हम यहाँ पे ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात की गई है कि भाई आप किस किस सिचुएशन में विड्रॉ कर सकते हो रिव्यू एंगेजमेंट से। तो आपके ऊपर या तो लिमिटेशन और स्कोप डाल दिया गया, या तो आप एविडेंस इकट्ठ ले नहीं पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई जो पॉसिबल इफेक्ट है अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का वो मटेरियल और परवेसिव है, जिसके कारण आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दोगे। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो। कंडीशन ये है कि वो पॉसिबल होना चाहिए एज़ पर लॉ एंड रेगुलेशन। रिपोर्ट दोगे, रिपोर्ट में भी सेम बात बोली गई है, टाइटल होगा, एड्रेस ही होगा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जिसमें आप लिखोगे कि हमने रिव्यू करा है और ये स्टेटमेंट को रिव्यू करा है, एज वेल एज हमने ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को रिव्यू करा है। और ठीक है, तो ये सब मेंशन करोगे। इसके बाद मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे, बताओगे कि भाई प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एज़ पर एप्लीकेबल एफआरएफ उनकी जिम्मेदारी है, इंटरनल कंट्रोल्स लगाना उनकी जिम्मेदारी है। स्पेशल पर्पस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे तो आप बताओगे कि क्या पर्पस था, क्या अनइंटेंडेड यूज़र है। अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस है टू चॉइस बिटवीन एप्लीकेबल एफआरएफ, तो उन्होंने किस बेसिस पे डिटरमाइन करा कि वो कौन सा एप्लीकेबल एफआरएफ लेना चाहते हैं। प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओगे कि भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसके बाद आप बताओगे कि भाई ये जो किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू वो एज़ पर एसआरई करा गया। ठीक है, उसको करने के लिए आपने क्या करी, इंक्वायरी करी मैनेजमेंट के साथ, अलग प्रोसीजर्स एनालिटिकल प्रोसीजर वगैरह लगाए। ठीक है, और तो ये सारी चीज़ें बताने जाओगे। उसके बाद आप ये क्लियरली मेंशन करोगे कि भाई ये क्या है, ये लेस देन ऑडिट है, मतलब ये आपने ऑडिट नहीं किया है। ठीक है, और इसमें आपने कोई भी ओपिनियन नहीं दिया है। फिर लास्ट में जाके कंक्लूजन दे दोगे। ठीक है, कि भाई ये एज़ पर एप्लीकेबल एफआरएफ बने या नहीं बने। ठीक है, अगर मॉडिफाइड दे रहे हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन वगैरह देने जाओगे कि क्या रीज़न है आपका मॉडिफिकेशन का। ठीक है, और एज वेल एज आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करो, सारे एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करो। डेट दोगे, सिग्नेचर दोगे, प्लेस दोगे। आपको लगता है अगर ईओएम पैरा या ओएम पैरा या फिर अदर मैटर्स पैराग्राफ देने का ज़रूरत है तो आप वो क्या कर सकते हो, दे सकते हो। इस कंडीशन ये है कि इट शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इन सिंपल पूरा जो भी हमने आज तक ऐसे में पढ़ा था वो सब यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर हो रहा है। तो ऐसे SRE के अंदर कुछ नया नहीं है इस वाले में, सेम ही नॉर्मल वाली अपनी सारी बातें बोली गई है।